बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन विच इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। एक दिन के वक्फे के बाद आज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में पीएसएल का फिर दोबारा से आगाज हुआ और आज जो मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी जो कि 2017 की चैंपियन टीम थी उसका मुकाबला था 2019 की चैंपियन टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स से और पेशावर ज़ल्मी की नाकाबिल शिकस्त कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। आज पेशावर ज़ल्मी ने 7 में से छठे मैच में कामयाबी हासिल की। अब उनके 13 पॉइंट्स हो गए और उनकी टीम जो है वो ऑटोमेटिकली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी के जो दो टॉप के बॉलर्स थे, खासतौर पर नाहिद राना, वो बांग्लादेश वापस चले गए, शरीफुल इस्लाम वापस चले गए और आज उन्होंने भावलपुर से ताल्लुक रखने वाले 26 साल अब्दुल बासित को अपनी टीम में शामिल किया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी में सबसे अहम किरदार सुफियान मुकीम की उम्दा बॉलिंग और बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग का रहा, जिसकी वजह से उन्होंने 19वें ओवर में ये टारगेट जो था वो सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर अचीव कर लिया। लेकिन आप गौर करें कि 7 दिन में ये 5वां मैच था पेशावर ज़ल्मी का। बैक टू बैक मैचेस खेल रहे थे और आज उन्होंने इस बात को साबित किया कि उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया। इस पर बात करेंगे। फिर एक रन आउट का डिसीजन था कि जिस पर के बाबर आजम भी और माइकल ब्रेसवेल भी फील्ड अंपायर से बात करते रहे। हालांकि वो डिसीजन टीवी अंपायर का था, शामिल हुसैन के रन आउट का था। जो टीवी अंपायर हैं नासिर हुसैन, उन्होंने उनको नॉट आउट करार दिया था और मुख्तलिफ एंगल से देखा, लेकिन इस पर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई आज के मैच में और इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में हर रोज की तरह आज भी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम। ये उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान की जानिब से अपने क्रिकेट कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करने का एजाज हासिल है और इस सिलसिले का आगाज खालिद इबादुल्ला से हुआ। वो पहले पाकिस्तानी थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया, जिन्होंने सबसे पहले टेस्ट मैचेस में जो है वो पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी बनाई। उनके अलावा जावेद मियादाद, सलीम मलिक, बेशुमार लोग, यूनुस खान, एक तवील फहरिस्त है, तौफीक उमर, बेशुमार लोग, मोहम्मद वसीम और फिर उमर अकमल, बेशुमार लोग इसमें शामिल हैं। इस पर हम आज के प्रोग्राम में फवाद आलम से भी बात करेंगे और इनके साथ मौजूद है मोहम्मद समी। पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर कहलाते थे जब मोहम्मद समी पाकिस्तान की जानिब से खेल रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने अपनी कारकर्दगी से जरूर लोगों को मुतासिर किया। मोहम्मद समी जो है वो HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की नुमाइंदगी करते रहे और चैंपियन टीम का हिस्सा भी रहे। इन दोनों से बात करेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे हम फवाद आलम से। फवाद, कैसे देखते हैं 7 दिन में 5 मैचेस? एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी, लेकिन लगता है कि एडवांटेज हुआ पेशावर ज़ल्मी को कि वो 7 दिन में 5वां मैच जीती और फिर उसके बाद उसने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसमें आपने सही कहा कि एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। अगर आप देखा जाए कि क्योंकि हम कहते हैं कि यार 4-5 दिन मिले जो है फ्रेंचाइज को प्रैक्टिस करने के लिए, टीम गैदर नहीं हो पाई। पेशावर ज़ल्मी आप कह सकते हैं इसमें लकी भी रही। एक मैच के बाद फिर अगला मैच जो उनका जो वॉश आउट हुआ, लेकिन उनके पास गैप बड़ा है 8-9 दिन का, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अंदर जो कॉम्बिनेशन और गैदरनेस जो हम कहते हैं ना कि जल हो जाना टीम, आई थिंक वो बड़ी अच्छी तरीके से हुई। उनके बाद टाइम बड़ा अच्छा मिला उनको, फिर कराची में आगे कोई 5 से 6 दिन का टाइम मिला प्रैक्टिस करने का, तो उससे भी वो कंडीशन और मौसम बहुत पहले आ गई थी। 5 से 6 दिन पहले वो आ गए थे, 6 से 7 दिन पहले, तो उन्होंने प्रैक्टिस ही यहाँ पर की है, तो उससे वो बड़ी जल्दी अवेयर हुई है। ऑन अ सेम नोट अगर आप देखें तो हैदराबाद किंग्स भी जो है हैदराबाद किंग्समैन भी है, वो भी आ गई थी तो उसी टाइम। तो ये दोनों टीमें तकरीबन 7 से 8 दिन उन्होंने प्रैक्टिस किया कराची में, तो इसका उनको फायदा बहुत हुआ है। बट स्टिल अब आते हैं कि जो मैचेस जिस तरह चल रहा है, उनका जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, जैसे आपने बताया नाहिद राना नहीं थे, शरीफुल नहीं थे, तो आज जैसे अब्दुल बासित खेलें, अली रजा खेलें। बाकी उनको जो फायदा मैंने कहा ना कि जो उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो इफ्तिखार की बॉलिंग से हो रहा है सर्कल में। अगर आप देखें वो फास्ट बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात देखें उनकी इकॉनमी 5 ही इकॉनमी है आज के मैच में भी, तो आप उस जो इकॉनमी जो है ना वो ज्यादा मैटर करती है। आप 4 विकेटें भी ले लो, अगर आप 40 रन दोगे तो आपकी इकॉनमी किस इफ्तिखार ने किस तरीके से बॉलिंग, आप ये देख लेना कि एक जो है 20 रन देके 1 आउट किया, 4 में 32 रन देके 2, फिर 4 में 15,
फिर 4 में 9 रन देके 3 आउट, फिर 4 में 21 रन देके 4 आउट। आप खुद देख लें कि इसकी इकॉनमी अभी हमारे पास निकलेगी तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 6 की आएगी इसकी इकॉनमी, विच इज वेरी गुड यार। तो वो भी एक ऑलराउंडर से, जो बैटिंग ऑलराउंडर है, रेगुलर करके बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। तो ये बड़ा जो है ना प्लस पॉइंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए। सभी कैसे देखते हैं, 2 फास्ट बॉलर्स नहीं थे, नाहिद राणा ने हिला के रखा हुआ था बैट्समैनों को, चले गए बांग्लादेश। आज उन्होंने पहला मैच खिलाया अब मोहम्मद बासित को, भावलपुर से भी वो खेले हैं और ये उनका पहला मैच था इधर T20 HBL PSL में, 3 विकेटें उन्होंने ली। तो इसका मतलब है पेशावर ज़ल्मी अपने कॉम्बिनेशन को बनाती जा रही है। सुफियान मुकीम तो हैं ही जो उनके लिए बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और इफ्तिखार का फवाद ने जिक्र किया, लेकिन उनका स्पिन बॉलिंग अटैक और उनका फास्ट बॉलिंग अटैक खासा बैलेंस नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, और जाहिर सी बात है जब टीम जीत रही हो तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो लैप हो जाती हैं। तो अगर आप देखें 2 एक्सपीरियंस बॉलर नहीं थे, लेकिन आज दोनों को खिलाया और मेरे ख्याल में दोनों को ज़बरदस्त डेब्यू किया है वासिद ने, और अली रज़ा ने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो ये अगर देखें कि कॉन्फिडेंस होता है, टीम अगर विनिंग में पाए और कोई यंगस्टर इंक्लूड होता है तो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, थोड़ा सा उसको होता है, पता होता है कि मेरी क्या रोल है गेम में। ये देखें अब्दुल बासित की जो 3 विकेटें थी, किस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की और खिलाड़ियों को आउट किया। इनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, वो रिपीटेबल एक्शन लगा मुझे को, थोड़ा सा सिंपल लगते हैं चीज़ें, और काफ़ी जो गेम प्लान है थोड़ा वर्कआउट किया मेरे ख्याल में बैट्समैन के खिलाफ कि आपको ओवर पिच नहीं देनी, बाहर नहीं देनी, तो काफ़ी अच्छी लेंथ पे की ना, अच्छी लेंथ पे की। और यही बात देखें अली रज़ा की हालांकि उन्होंने आज बड़ी अच्छी स्पीड से की है, 40 तक गए। और आप देखें कि 4 ओवर में अगर आप 12 बॉलें डॉट किया, मतलब आज 2 ओवर तो आपने डॉट बॉल 28 रन दिए। तो बस थोड़ा सा उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा, जिस तरह का आज कुछ बॉलें बाउंड्री लगी हैं, बाउंड्री बॉल कट ऑफ करनी पड़ेंगी उन्हें, और जो ऑफ स्टंप के बाहर हो रही थी वो अगर कोशिश करेंगे इसी लेंथ पे करें, विद इन स्टंप करें, तो मजीद इनमें निखार आएगा इनकी बॉलिंग में। क्या कहेंगे जो जिस तरीके से हसन नवाज बैटिंग कर रहे हैं, वो ओपनर आए थे पाकिस्तान टीम में, अब वो 4थे नंबर पर, पिछले सीजन में भी वो बेहतरीन बैट्समैन करार पाए थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे हसन नवाज। कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल तक पहुंचाने में उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। उनकी भी कारकर्दगी आज भी अच्छी रही और उनकी ओवरऑल कारकर्दगी अच्छी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज की अगर कारकर्दगी की बात करते हैं आप, तो 35 बॉलों पे 37 रन किए हसन नवाज से। हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोयटा को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 35 बॉलों पे 37 रन करें। इवन अगर आप देखें वो 4 नंबर आए हैं बैटिंग करने के लिए, प्लेयरी में कोई शक नहीं है, ठीक है, और सर्कल में आ गए थे वो बैटिंग करने, ठीक है ना। 39 पे 2 आउट हो गए थे, 39, लेकिन 35 बॉलों पे 37 रन, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तो एक टीम जब नीचे लगी हुई हो तो बैट्समैन क्या करें? लेकिन तो आप देखें ना, फिर 154 पे आप अगर फिनिश करेंगे, 4 नंबर पे देखिए, 3 नंबर और 4 नंबर बड़ा वाइटल नंबर है बिग साहब। अब उनकी बैटिंग 8 ओवर 10 ओवर के बाद भी आ सकती है और उनकी बैटिंग 2 ओवर में भी आ सकती है। तो उनको तो चाहे 10 ओवर के बाद वाली बैटिंग करनी हो वैसे खेलना पड़ेगा, जब 2 ओवर के बाद वाली बैटिंग हो वैसे खेलना पड़ेगा। आप अगर देखें 2 मैचों में आपका, अगर आप ओवरऑल इस PSL 11 में अगर आप इसका स्ट्राइक रेट देखते हैं नवाज का, वो 125 और 126 का है ओवरऑल, ठीक है। तो आप देखें 4 नंबर पे अगर आप आते हो तो आप 125-126 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते। कोयटा की बैटिंग पे आऊंगा थोड़ा सा। आज एहसान अली खेले, नया खिलाया, वो ठीक है, पहला मैच था, वो रन नहीं कर पाए। सऊद शकील ने ओपन की उनके साथ। आज देखें, आज राइलर रोसो को फिर 3 नंबर खिलाया, हसन नवाज 4। अब आप मुझे बताएं, शुमाइल हुसैन को आप 5 नंबर लेके आ गए, शामिल हुसैन को, शामिल हुसैन को, ठीक है, आप उसको 5 नंबर लेके आए। ख्वाजा नाफे को आप 6 नंबर लेके आए। ख्वाजा नाफे के जो है मेरे ख्याल से 80 रन नहीं है 6-7 इनिंग्स में, ठीक है, ओपनर उसको शफल इधर मैं वही बात कर रहा हूँ ना। अब 2 मैचों बाद जब शामिल हुसैन ने 100 रन पे था, हमने ही देखा था ना, तो सब आपने भी कहा कि सबके मुंह बंद करा दिए, 2 में उसके 50 किए थे शुरू में, उसके बाद मुंह बंद करा दिए, ये करा दिया, वो कर। अब इसकी जस्टिफिकेशन कौन देगा जो वो 5वें नंबर पे आया? अब मुझे बताएं कि अगर सबके मुंह बंद हुए तो जस्टिफिकेशन दे दें इस चीज का कि 5 नंबर पे कैसे आ गए एक प्लेयर जो ओपनर खेल रहा है, जो पाकिस्तान से ओपन कर रही है, जिसने अब वो फ्रेंचाइज में 5 नंबर खेल रहा है। अब जो पाकिस्तान से जो 4, 5, 6 नंबर 7 नंबर खेल रहे हैं वो ओपन कर रहे हैं। सही। हम मुझे बताएं फिर हम आगे इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? हम अब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, PSL 11, आपको इसका क्या मिलता है कि आपको नए प्लेयर मिलेंगे, यंगस्टर मिलेंगे, किसके लिए? पाकिस्तानी टीम के लिए। अब इधर नंबर आप मुझे बताएं ना, ख्वाजा नाफे को आप 6 नंबर खिला रहे हो, विकेट कीपिंग, आज फिर आपने उसको ग्लव्स पहना दिए, 2 मैचों में उसको आपने ग्लव्स पहनाए। जिम्मेदार कौन है? कोच है ना इनके? नहीं, कोच की बात नहीं, ये तो फ्रेंचाइज है ना, टीम मैनेजमेंट होती है ना, कि वो खुद ही
डिसाइड नहीं कर पा रहे। जैसा तजुर्बाकार आदमी वो तो जाहिर है, और वो शुरू से है, मतलब मैनेजमेंट ही डिसाइड नहीं कर पाई है ये नंबर पे खेलेगा, नंबर का शफल मुझे ऐसा लगता है प्लेयर के साथ भी और सेम टाइम टीम के साथ भी गलत है। हसन नवाज की बात की फवाद आलम ने, उनका 135 का स्ट्राइक रेट है, 234 रन हसन नवाज ने अब तक बनाए इस HBL PSL में, और इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मोहम्मद शमी और फवाद आलम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के साथ जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। और सर्विस टायर्स के बारे में ये कहा जाता है कि सर्विस टायर्स पाकिस्तान का वो ब्रांड है जो टायर का कि जो दुनिया के 40 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं और फवाद आलम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। फवाद, आज जब बॉलिंग कर रहे थे, देखें आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो गेंद गीली थी और गेंद को ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी। आप समझते हैं इसकी वजह से भी अबरार अहमद और उस्मान तारिक इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए? देखिए, जहाँ तक गीली और उसकी बात है, देखिए अर्ली ऑन तो नहीं थी, तो लेटर ऑन होता है जाहिर है, लेकिन देखिए फिर भी इकबाल भाई 154 रन बहुत कम है। और यस, अगर बॉल थोड़ा सा गीला हो रहा है स्पिनर्स के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके से तो ग्रिप होगा भी नहीं। फास्ट बॉलर्स के लिए भी ऑन अ सेम टाइम मुश्किल है, लेकिन उनके लिए फिर भी एक चीज अच्छी है कि बॉल स्किड करता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ रखेंगे, हार्ड लेंथ पे अगर करेंगे तो अच्छा बॉल घुसता भी है विकेटों के अंदर। ये समी भाई ज्यादा और अच्छे जितना हमने खेला है, लेकिन मुश्किलात जरूर होती हैं। बट देखिए, अगर बॉलर्स के पास, और ज्यादातर वो जो है ना अपना एनएसआर जो है ना, वो सिर्फ 2 बॉलर्स पे कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अबरार पे और उस्मान तारिक पे। अब वो हर मैच में दोनों 5-5 विकेटें तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि अगर आप देखें फास्ट बॉलिंग उनकी जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं दे रही। टॉम करन को खिला तो रहे हैं, लेकिन टॉम करन से वो परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही उनसे। वो हर मैच में उनकी इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है। जहादात खान को भी उन्होंने कहा, उनसे भी कुछ नहीं निकला। जोसेफ वो अच्छे हैं, तेज हैं, 8 की इकॉनमी है, बट वो थ्रेटनिंग है, वो किसी भी टाइम आपको विकेटें लेके देते हैं। हाइट का भी उन्हें एडवांटेज है अलजारी जोसेफ की। एग्जैक्टली, और वो फिर भी करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। वो अनलकी भी बहुत है, उनकी बॉल पे कैच भी छूटे हैं, और मिस फील्डिंग की वजह से भी उनकी इकॉनमी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जाती है। सही समी, जिस तरह से आज बैटिंग की कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने, और अली रजा की हम बात कर रहे थे कि अली रजा पाकिस्तान अंडर 19 से आए, 19-20 साल उनकी उम्र है, बीच में अनफिट हो गए। पिछली PSL में बड़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी थी कि क्रिकेट वाले कह रहे थे कि अब आइंदा आने वाले वक्त में फिर इंजर्ड हो गए, फिर उसके बाद वापस आए। आज जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया, हालांकि पहले ओवर में उनको 10 रन पड़े और फिर उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल किया। समझते हैं उनका बॉलिंग एक्शन ऐसा है जिसमें तब्दीली की जरूरत है। आपको याद होगा खान मोहम्मद ने बॉलिंग एक्शन तब्दील करा दिया था पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर का। इनका बॉलिंग एक्शन दुरुस्त नजर आता है एज अ फास्ट बॉलर, आप क्या समझते हैं? इकबाल भाई देखें, अगर रिलेटिवली डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है कि बॉलिंग मैकेनिज्म को सही तरह देखना पड़े, लेकिन सो फार अगर वो 145-140 पे कर रहे हैं, एक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो क्यों चेंज किया जाए? तो ये काफी सवाल आते हैं। फिर जैसे हमने बात की, अली ने अच्छी बॉलिंग तो की है, लेकिन 24 रन जो उनको पड़े हैं वो मेरे ख्याल में बहुत बाहर की उन्होंने। तो थोड़ा सा पहला मैच था, हो सकता है रस्टी हो, तो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है ये चीजें वो अगर ओवरकम करते हैं तो वो एक नए रूप में नजर आएंगे। फिर जिस तरह की बात करें, कमबैक तो बड़ा मुश्किल होता है, तो वो कमबैक मैच आज निकल गया, तो हो सकता है अगले मैचों में आके वो और अच्छी जा रहे हैं ना बॉलिंग। लास्ट ईयर इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग की थी। हुनैन शाह भी, जो उबैद शाह, नसीम शाह के भाई भी थे, साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, जो मोहम्मद यूसुफ कोच थे जिस टीम के, शोएब मोहम्मद मैनेजर थे, तो सब लोगों ने कहा कि अली रजा का मुस्तकबिल बड़ा रोशन। और फिर पिछली PSL में भी इनकी परफॉर्मेंस काफी तेज गेंदें की थी इन्होंने। जी हाँ, काफी तेज गेंदें की। देखें, ये हमें ये यंगस्टर दिखे थे 2 साल पहले, आपने बात की दूसरे यंगस्टर की, देखें हम ये आ तो जाते हैं इस स्टेज तक और अपना नाम भी बना लेते हैं, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, मतलब अगर ये अपने बॉलिंग कोच और दूसरे मैनेजमेंट के साथ बैठे तो गेम प्लान
प्लान मजीद बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल कराची विकेटों पे जितना आप देखेंगे बॉल अगर स्टंप पे अंदर आ रहा है वो बैट्समैन को मुश्किल कर रहा है, तो अभी भी आज देखेंगे थोड़ा सा वो स्टंप के बाहर बॉलिंग की है जिसकी वजह से उनको थोड़े रन पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में जो बाकी मैच जहाँ मिडिल और लेग स्टंप पे की उधर वही उन्होंने फिर मुश्किल हुई, और सामने देखें किस तरह से। फवाद, आपकी क्या ओपिनियन है? बिल्कुल, ये पहले भी मैच खेल चुके हैं और इनको फिर जो है मेरे ख्याल से ड्रॉप किया गया था, और अब जाहिर है वो पहली दफा नहीं खेले इस PSL में, पहले खेले थे। हाँ, मैं वही कहूँ, पहले खेले हैं, और अब जो है दोबारा जो है उनको कमबैक इसलिए किया है क्योंकि शोरफुल और नाहिद राणा नहीं जरूरत नहीं पड़ी थी, कराची में मैचेस थे, स्पिन अच्छा चल रहा था उनका, तो उनको अब जाहिर है वो गए हैं तो एटलीस्ट उनके पास एक अच्छा जो है रिप्लेसमेंट मौजूद है। जैसे समी भाई ने बॉल किया कि जब कराची, स्पेशली कराची के विकेटों में जब बॉल विकेटों के अंदर आता है ना तो हिट मारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके जो हाथ है ना वो पूरे खुलते नहीं है, तो उससे जो है ना शॉट में पावर पूरी नहीं लगती, स्ट्रेंथ नहीं होती। तो आई थिंक अगर आप देखें एक आउट भी हुआ तो उसमें हालांकि वो बैड बॉल था बट वो उसको पूरा सामने मिला, जैसे इन्होंने अभी इसको आउट किया यासिर को, हालांकि यासिर 83 पे थे, ये खैर शायद मेरे ख्याल से पिछला वाला, ये लाहौर वाला मैच है जो पहला मैच है 215-14 किए। हाँ जी, अच्छा आप देखें जो भी हम आउट देख रहे हैं इनको जो है बैट्समैन मारते हुए ही आउट हुए हैं, कोई भी इन्होंने बोल्ड नहीं किया, कोई भी कॉट बिहाइंड नहीं किया, कोई भी लेग भी फोल्ड नहीं किया, तो ये समझ में आता है कि बॉलर तो हैं लेकिन अभी स्किलफुल होना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा, जैसे समी भाई ने बात की, क्योंकि जाहिर है मैकेनिज्म जो है ना वो आपको देखने पड़ेंगे। आपकी स्पीड तो है लेकिन लाइन और लेंथ बहुत जरूरी है, आप अगर वेवर्ड हो गए तो आपके लिए मुश्किल आती है। एक जुमले में बताया, अभी इनको मजीद थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए, इतने दुबले पतले से ही फिटनेस पे और काम करना चाहिए, या ये फुल्ली फिट है? फास्ट बॉलर की अगर मैं बात मेरे ख्याल में देखिए फिटनेस पे काम हमेशा बॉलर को करना चाहिए और मजीद बेहतरी लानी चाहिए, और जैसा आपने बताया कि पिछले सीजन इंजर्ड होकर गुजारे तो इनको थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या इंजरी है। फिर बायोमैकेनिक जैसे आपने बात की, देखिए ये जिनके साथ कोचिंग के साथ काम करके आए हैं वो बेहतर इनको बता सकते हैं कि क्या इनकी पहले टेक्निक थी और अब किस टेक्निक से काम कर रहे हैं। सही, यकीनन जिस तरह से अली रजा सियालकोट से उनका ताल्लुक, जहीर अब्बास, उसके अलावा सियालकोट से जो थे वो ताल्लुक रखने वाले शुएब मलिक, बेशुमार लोग आए सियालकोट से, उन्होंने पाकिस्तान में नाम बनाया, लेकिन पलंदरी आज़ाद कश्मीर में पैदा होने वाले लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर सुफियान मुकीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, उनकी 16 विकेटें हो चुकी हैं, आज भी उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हम आपको दिखाते हैं गेम चेंजिंग मोमेंट विच इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्विस टायर। आपने देखा कि सुफियान मुकीम ने रायली रॉसो को बोल्ड किया, जो आज पहले गैर मुल्की क्रिकेटर बने जिन्हें के HBL PSL में 100 मैच खेलने का एजाज हासिल हुआ। थोड़ी सी बात करते हैं फवाद बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से। अब उनका स्ट्राइक रेट 135 का हो गया इस पूरे टूर्नामेंट में। आज जो उन्होंने 71 रन की इनिंग्स खेली, उससे पहले मोहम्मद हारिस को क्या हो जाता है? मोहम्मद हारिस ऐसा लगता है कि गेंद को मैदान के बाहर फेंकने के चक्कर में रहते हैं हर वक्त, हालांकि बड़े उनमें पोटेंशियल है, टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन क्या हमारे बैट्समैनों में अकल नहीं है कि हम अपनी इनिंग्स को आगे की तरफ लेके? नहीं, अगर आज देखें बेग साहब, पहले हारिस की बात करता हूँ कि आज देखें तो 28 बॉलों पर उसने 35 रन किया। आज अगर उसने अपने वो जो जिस खेलता है उससे हट के बैटिंग की है, 125 का स्ट्राइक वो, हाँ, क्योंकि अगर हारिस जैसा प्लेयर 28 बॉलें खेले तो वो आराम से 60 करेगा, उसका माइंडसेट यही है। लेकिन ये मुझे अच्छी बात भी लगती है ऑन अ सेम टाइम कि यार उसका माइंड क्लियर है कि यार मैंने जाके अटैक करना है चाहे कोई भी बॉल हो, और मैं अपनी चीज जो करता आया हूं ना वो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शुरुआत से ही अगर आप देखें जब ये पहली PSL 2-3 साल पहले खेले हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता किसी ईयर खेले, तो उस मैच में भी इन्होंने रन्स किए तो इसी तरह रन्स किए थे और उन्होंने अपने अंदर कोई चेंजेस है, ये अच्छी बात भी है, बट उसमें कंसिस्टेंसी कमी है, कंसिस्टेंसी की कमी आ जाती है ऑटोमेटिकली, तो वो हारिस के अंदर आई हुई है, तो इसलिए। लेकिन अभी भी देखें 30, 35, 25, 20 कर करके वो कम से कम, मुझे अभी पता नहीं एग्जैक्टली उनके कितने रन है, लेकिन 130-35 पे वो भी अभी खड़े हुए होंगे। 2021 में खेले, पहली 2021 में देखे 4-5 साल हो गए, तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी 125 से 30-35 रन होंगे, हमारी टीम अभी बता ही देगी हमें। अगर वो एक इनिंग उनकी अगर 70-80 की लगती है तो वो भी 200 क्रॉस कर जाएंगे, वो भी टॉप 5 बैट्समैनों में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उनको ये चीज कंसिस्टेंसी की कमी रहेगी, बट वो खेलते ऐसे हैं, वो उनकी एक अच्छी बात है जिससे उनकी टीम को फायदा भी बहुत होता है, लेकिन ऑन सेम टाइम नुकसान भी बहुत होता है कि अगर अर्ली ऑन उनकी विकेट गिर जाए तो। 162 का स्ट्राइक रेट है अब तक इस टूर्नामेंट में मोहम्मद हारिस। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऑन अ सेम टाइम उनकी टीम को फायदा भी होता है, ऑन अ सेम टाइम उनको नुकसान भी होता है, अर्ली ऑन विकेट गिरता है तो उनपे जो है ना ज्यादा जो प्रेशर आ जाता है, बट उनके पास प्रेशर के लिए हैंडल करने के लिए बाबर आजम और मेंडिस, लेकिन वो आउट होकर टीम पे प्रेशर डाल के, लेकिन वही कह रहा हूँ कि बाबर आजम लेकिन मेंडिस मौजूद है उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए। अच्छा, बाबर पे आते हैं, अगर आपने कहा आज इकहत्तर, देखिए बाबर पे
मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग बाद में उस पर क्या करें, क्योंकि वो इतना कंसिस्टेंट है। मतलब है कि बैटिंग में अगर आप उसकी देखें, आपने 135 के स्ट्राइक रेट की बात करी, उसका स्ट्राइक रेट इधर ही दरमियान घूमता है, 135 140 के स्ट्राइक रेट। हाँ 100 लेकिन जब वो 100 करता है उसका स्ट्राइक रेट ऊपर होता है, 180 190 पे होता है, क्योंकि वो 100 करता है तो 56 57 बॉलों पे करता है। हाँ यस, उसका जो 50 होता है शुरू का वो 33 34 बॉलों पे होता है, लेकिन जो उसका 100 होता है अगली 20 22 बॉलों पे करके वो स्ट्राइक रेट अपना 180 190 पे ले जाता है। ठीक। और अगर अब आप देखें उसकी परफॉर्मेंस से कितना इजी हो जाता है पेशावर को मैच जीतना। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से जोश जगादे में खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। समी, अब क्या समझते हैं, एक तो ये देखें कि जो इनका सफर है अब तक बड़ा जबरदस्त रहा है पेशावर ज़ल्मी का, कि इनका एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो 31 मार्च को लाहौर में होना था, बारिश की वजह से 1-1 पॉइंट मिला, लेकिन उसके अलावा पहला मैच इन्होंने रावलपिंडीज के खिलाफ 5 विकेटों से जीता, जिसमें 214 या 15 रन करने थे इनको और जीत गए। और फिर उसके बाद देखें, आप कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को, कंसिस्टेंसी है? जी हाँ बिल्कुल, और देखें सो फार अभी तक अनबीटन है इस पूरे टूर्नामेंट में। तो वाहिद टीम है जो अनबीटन है। अगर आप बॉलिंग करेंगे तो चेस करते हुए भी जीते हैं, पहली बॉलिंग करते हुए भी जीते हैं, तो नजर आ रहा है इनकी परफॉर्मेंस से। फिर जिस तरह से आप कहें कि बैटिंग पावर ऑफ खुशहाल मेंडस, बाबर आजम जी ऊपर से जिस तरह से रन कर रहे हैं। फिर बॉलरों की बात करें, नाहिद राना नहीं थे, लेकिन आप स्पिनर पे आ जाएं तो स्पिनर भी परफॉर्म कर रहे हैं, सुफियान मुफीन, इफ्तिखार अहमद। तो लग रहा है कि ओवरऑल बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है इनका, थ्रू आउट केयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं पिछले 2-3 साल की आप बात करें, हम बात करते थे स्ट्राइक रेट इंटेंट की, इधर तो नजर आ रहे हैं, अब बाकी टीमों में क्यों नहीं नजर आ रहा? तो ये अब डिबेटेबल बात है कि हम जहां से बात करते थे कि इंटेंट पे काफी लोग ड्रॉप भी हुए हैं, लेकिन अब बात करें वही भी खेलते हुए दिख रहे हैं और दूसरी टीमें इंटेंट से खाली दिख रही हैं। तो ये भी एक बड़ा मेजर पॉइंट है फवाद। लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस है प्ले ऑफ में, तो इन्होंने दीगर टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अगर इनकी अभी इनके 3 मैचेस मजीद बाकी हैं और फिर उसके बाद इन्हें कराची में एक मैच होगा क्वालिफायर, और लाहौर में 2 एलिमिनेटर हैं और 1 फाइनल है। आप क्या समझते हैं कि ये टीम डेफिनेटली क्वालिफायर, फिर क्वालिफायर में तो एडवांटेज होता है ना आपको कि अगर आप एक मैच हार भी जाते हैं तो फिर अगली दफा एक और मैच खेलने का मौका मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मरतबा ये टीम बड़ी तगड़ी टीम है और आगे जाएगी बहुत। टॉप 4 में तो इन्होंने अपनी जगह बना ली है फॉर श्योर। एक वाहिद अभी ये टीम है कि जिसको आप कह सकते हैं ये क्वालिफाई कर गई। अब हाँ, पहले और दूसरे के लिए मुकाबला होगा, मे बी अगर ये मैचेस ना हारें, एक भी मैच जीत गए तो फर्स्ट पे तो ये आ जाएंगे, क्योंकि फिर 15 पॉइंट किसी के नहीं होंगे। जितनी भी टीम 12 हो सकते हैं, किसी के 14 हो सकते हैं या 12 हो सकते हैं, जो भी अपने सारे मैच भी जीतेंगे 14 होंगे या 12 होंगे, अगर आप पूरा निकाल के देख लें, क्योंकि सबके 4-4 मैच बाकी है तो 8। तो खैर अगर ये एक भी मैच जीतेंगे तो टॉप मतलब फर्स्ट पे तो आ ही जाएंगे। तो ये क्वालिफाई तो कर चुके हैं। जहाँ पर आपने खतरे की घंटी कही, देखें अगर लास्ट 2 साल से देख लें आप, 3 साल से, इतने कंसिस्टेंट नहीं थे ये लोग जितने अब कंसिस्टेंट हैं। तो उसमें क्रेडिट जाता है बैटिंग को, तो जाता क्योंकि बैटिंग शुरू से इनकी कभी बुरी नहीं थी, लेकिन बॉलिंग इस दफा बहुत अच्छी है। तो मतलब बॉलिंग में आप कहते हैं कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा है। और मेरे ख्याल से जो एक टर्निंग पॉइंट है, एक जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो इन्होंने एक हुक्म का इक्का कह लें या कोई भी पत्ता फेंका है, वो इफ्तिखार की नजर में। क्योंकि एक ऐसा प्लेयर अगर आपको मिल जाए जो सिर्फ बैटिंग करता हो और उसके साथ वो बॉलिंग करता हो, नीचे आप कहते हो कि हाँ एज अ कैप्टन मैं समझता हूँ कि मैं बोलूंगा हाँ यार मुझे इफ्तिखार 2 ओवर भी कर देगा, इसको खिलाते साथ, और वो भी पावर प्ले में ना 7वें नंबर पे आके छक्के भी मार देगा। लेकिन अब मैं ये सोचूं, ये एज अ कैप्टन, और ये मैनेजमेंट पे क्रेडिट जाता है पूरा, और फिर कैप्टन को कैप्टन भी जो है मैनेजमेंट में ही आता है, तो इनको जाता है कि उन्होंने ये सोचा कि यार इससे दायरे में ओवर करवाएं। मैं वही कह रहा हूँ कि बार, और ये कोई आसान डिसीजन नहीं होता कि आपका ब्रेसवेल भी पड़ा हुआ जो रेगुलर बॉलर है, ठीक है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है, तो ये बैटिंग ऑलराउंडर है। इनको उसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया, उसका वो पे ऑफ किया, बिल्कुल पे ऑफ किया, और अभी 8 विकेटों पे वो मौजूद है। समी, अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल को
तो एक तो इनका नेट रन रेट +2 का है, पेशावर ज़ल्मी का कोई मैच नहीं आ रही, 6 जीती। मुल्तान सुल्तान्स का प्लस में है और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लस में। अभी 4-4 मैचेस इनके बाकी हैं, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के। कराची किंग्स का 6 पॉइंट्स हैं। देखते हैं आप क्या समझते हैं कि इनके अलावा, पेशावर ज़ल्मी के अलावा, इस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें और कौन सी 3 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं? इकबाल भाई, मेरे नज़र में देखें पेशावर ज़ल्मी तो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई हुआ, लेकिन अभी मुल्तान सुल्तान में लग रही है कि वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन और उसके अलावा अगर आप कहें तो बाकी जो 4-5 टीमें ये अभी गेम प्ले में आइंदा आने वाले चंद मैच जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है हर टीम के लिए, जो बीच की टीम है। अगर वो 1-2 भी हारती हैं तो उनका प्ले ऑफ से बाहर हो जाएंगी। तो बड़ा ये जरूरी है कि इस स्टेज पे आ गए टूर्नामेंट के, जान ऑलमोस्ट नॉकआउट स्टेज है ये 4-5 टीमों के लिए। हैदराबाद किंग्स मैन भी तो जा सकती है, अभी 4 पॉइंट्स हैं और उसके मैचेस अभी कितने बाकी हैं? 4 मैच बाकी हैं। 4 मैच बाकी हैं। अगर 4 मैच में 8 पॉइंट लेते हैं तो वो 12 पे पहुंच के क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इनके आपस में भी काफी खेलना है। तो काफी टीम ऐसी हैं जिनके नॉकआउट स्टेज पे आ गई। अगर एक भी मैच हारती हैं तो वो मेरे ख्याल में प्ले ऑफ से बाहर हो जाएंगी। फवाद, जो इस सिचुएशन में अब आपने एक पेशावर ज़ल्मी तो क्लियर कट नजर आ गई, बाकी 3 टीमें आप कौन सी देखते हैं? देखिए अभी कहना मुश्किल है बेग साहब। अगर आप देखा जाए तो अगर आप पॉइंट्स टेबल देखते हो तो इसमें आप कह सकते हो मुल्तान सुल्तान और काइंड ऑफ आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को कह सकते हो, कराची किंग्स को कह सकते हो, ये कह सकते हो। लेकिन स्टिल वही वाली बात है कि अभी मैचेस बहुत पड़े हैं, एक 2-2 मैचेस नहीं रहते। किसी के 4 मैच हैं और किसी के 5 मैच हैं। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के 5 मैच हैं, तो उनके पास तो 10 पॉइंट्स लेने का वो है, तो वो 14 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। अगर जैसे पेशावर ज़ल्मी अनबीटन है ना, कोई मैच नहीं आ रही, इस तरह अगर लाहौर कलंदर आ जाए और कराची किंग्स आ जाए, वो 5 के 5 मैच अगर जीत जाए तो वो तो 14 पॉइंट्स पे आ जाएंगे। तो अभी ओपन है। मेरे ख्याल से जब पहला राउंड खत्म होगा ना 7 मैचों के बाद, फिर पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी कि नहीं ये नहीं पहुंच पाएगी, ये तो पहुंच जाएंगे। आपसे शुरू करता हूं, ये बताइए कि अब आप क्या समझते हैं, कोई चेंजेस करेगी आइंदा आने वाले मैचेस में पेशावर ज़ल्मी, या इसी कॉम्बिनेशन को बरकरार रख सकते? मेरे ख्याल में इकबाल में अगर लेवरेज हो टीम के पास तो करना चाहिए, क्योंकि जो स्क्वाड में बेंच स्ट्रेंथ भी चेक हो जाएगी। फिर जितने आपने यंगस्टर अभी तक नहीं खेले, जिनको नए मौका मिले तो उनको भी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फवाद, आप क्या समझते हैं? अब एग्री भी है, डिसएग्री भी है इस चीज पे। लेकिन एग्री इसलिए कि आप दोनों को हेयर स्टाइल में देख रहे हैं तो दोनों जैसे 2 भाइयों के नहीं बनते पुराने जमाने में, ईद पे एक जैसे कपड़े और एक जैसा हेयर स्टाइल, वो दोनों आपका हेयर स्टाइल बड़ा जबरदस्त। अगर आपने देखा हो तो फॉलो भी किया है ना, तो पहले इनके भी बड़े बाल थे, मेरे भी बड़े बाल थे, अब इनके भी छोटे, मेरे भी छोटे। दोनों भाई हैं, बड़े जो बड़ा कर रहा है छोटा उसको फॉलो कर। अब इसमें आप देखें तो अगर आप देखें बात सही है कि स्ट्रेंथिंग देखनी चाहिए, लेकिन अभी भी मुझे नहीं ऐसा लगता है। एक आध चेंज आप करते हो, क्योंकि बैटिंग में आप चेंज नहीं करोगे, क्योंकि फरहान यूसुफ की भी इतनी बैटिंग नहीं आएगी अभी। मे भी उसको ये कर सकते हैं कि एक आध मैच के बाद और ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जो शुरू के 3 नंबर है वो तो नहीं लेंगे। अगर करेंगे भी तो 4 पे फरहान यूसुफ को दोबारा बैटिंग करेंगे। 3 में कौन कौन? हारिस आ गया, हारिस, बाबर और मेंडिस। ये तीनों को तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आगे बड़े मैचेस हैं। उनको जितना मैचेस मिलते हैं, जितनी वो प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना फायदा, क्योंकि जितनी वो फॉर्म में रहेंगे उतना आपको फायदा है। तो नीचे आप फिर भी एक आध चीज को कर सकते हो कि ब्रेसवेल को जब आप बैटिंग कर उसको और थोड़ा नीचे करके इफ्तिखार को ऊपर भेज सकते हो, अब्दुल समद को ऊपर भेज सकते हो। ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, वो कहते हैं मैं ऊपर बैटिंग और करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको इतना मिलता है जैसे समी भाई ने कहा, तो वो जरूर करें। वो विकेट ले रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत है। और नहीं, समटाइम बेग साहब ऐसा होता है, आप बड़ा मैच होता है, अगर शुरू में 2-3 विकेटें गिर गई जल्दी, तो जब इनकी अगर ज्यादा ओवर्स में बैटिंग आएगी तो फिर क्या करेंगे? तो एटलीस्ट उनकी वो प्रैक्टिस हो जाए कि जहां खेले हुए टच में है बैटिंग में भी, तो फायदा ज़ल्मी को ही होगा। लेकिन समी फास्ट बॉलिंग के शुबे में कोई चेंज कर सकते हैं पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि 2 तो चले गए उनके। आज उन्होंने मोहम्मद बासित को खिलाया। आप समझते हैं आइंदा आने वाले दिन, क्योंकि वो ज्यादातर रिलाय अपने स्पिन अटैक पे कर रहे हैं ना। सुफियान मुकीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इफ्तिखार अहमद अच्छी कर रहा है, फिर उनके पास माइकल ब्रेसवेल भी हैं। तो उस लिहाज से आप समझते हैं फास्ट बॉलिंग में कोई तब्दीली कर सकते हैं? इकबाल भी मुश्किल है, क्योंकि अलीराजा भी मेरे ख्याल में पहला मैच खेला, दूसरा मैच खेला, बासित अपना पहला मैच नहीं खेला। तो मेरे ख्याल में अभी तक वो टूर्नामेंट का एक ही मैच खेला, तो मुश्किल है कि ये फास्ट बॉलिंग को किसी और को चांस दें। लेकिन जिस तरह फवाद ने कहा, अगर खेलते भी हैं तो हो सकता है नया बॉल कराएं, क्योंकि बाद औकात ऐसा होता है कि इफ्तिखार बॉल करे और वो मतलब नॉकआउट मैच में उनसे नहीं इतनी अच्छी हो पाए, तो आपको वापस फास्ट बॉलर पे आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि फास्ट बॉलर से नया गेम कराएं। इफ्तिखार अहमद, जिनके बारे में लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया था कि अब तो उनका क्रिकेट कैरियर जो है वो खत्म हो गया, उनकी उम्र के हिसाब से भी लोग
मुख्तलिफ किस्म की मीम्स बनाते थे, लेकिन आप समझते हैं उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा था कि जनाब इस टूर्नामेंट में मैं हर शोबे में ये प्रूव करूंगा कि मैं मुझ में क्रिकेट अभी बाकी है, मैं रिटायर नहीं हुआ। देखिए एज इज जस्ट अ नंबर, अगर आप देखा जाए, क्योंकि इन प्लेयरों की यही तो अच्छी बात है। अगर आप आसिफ अफरीदी को भी देखते हैं तो उसका भी 39-40 साल की उम्र में डेब्यू है, टेस्ट डेब्यू हो गया सर, ठीक है। उस्मान तारिक को देख लें, वो कितने साल का है, 37-38 साल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब आप देखें कि अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूं, अब जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रही है, उसमें लगा दिया जी 30 साल से ऊपर नहीं खेलेगा। ये क्या है? आप मुझे बताएं कि एक को आप पाकिस्तान खिला रहे हो, ऊपर से आप इंटर डिस्ट्रिक्ट आप मना कर देते हो, आपके यार एज, फिर वो प्लेयर क्या करेगा जो 31 साल का या 32 साल का है? अगर वो पाकिस्तान खेल गया तो ठीक है। अब जैसे इफ्तिखार की बात है, उसने खुद चैलेंज लिया, कि मैं करके दिखा, लोग कह रहे हैं ना, लेकिन मैं बताऊंगा कि मेरी क्रिकेट खत्म नहीं हुई, मैं फिट हूं, मैं परफॉर्म करूंगा, बोझ नहीं बनूंगा, परफॉर्मेंस करके अपनी जगह बनाऊंगा। जो कि उसने पेशावर में, अगर आप देखें, सॉरी आपका टाइम, पेशावर में उसने शुरू में उसको मैचेस नहीं मिले, लेकिन जैसे ही उसको मैच मिला, उसको मिला वो किंग्समैन के सामने। क्यों मिला? क्योंकि उनके पास 4 खब्बे थे, 5 खब्बे, तो उसको खिलाया, उसने उसने आउट किया, वो परमानेंट मेंबर बन गया पेशावर का। समी अब जिस तरह से इफ्तिखार किया, ये एज का क्या चक्कर कर दिया इन्होंने, 30 साल। और आप देखें कई अच्छे प्लेयर जो हैं, आखिर यूनुस खान, मिसबा वगैरह कितनी उम्र में वो क्रिकेट खेलते रहे। इस पाकिस्तान की टीम में भी कई खिलाड़ी हैं जो अबव 30 हैं। ये रूल आपको समझ में आता? बिल्कुल भी नहीं इकबाल भाई, देखें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एज नंबर, जैसे फवाद ने कहा, एज नहीं है हमारा क्राइटेरिया, हमारे फिटनेस और परफॉर्मेंस क्रिकेट पे। अगर आप फिट हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो फिर कोई वजूहत नहीं है कि आप ना खेलें। फिर बात की कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट के तो 3 साल में से जो फर्स्ट क्लास नहीं खेले, वो बेचारे गए, वो गए। तो आपने फिर वो जो कब होता है, जो आपका जिसकी बुनियाद पे आप ये लड़के सलाह करते हो, फिर वो भी नहीं खेलना चाहिए लड़कों को, उनकी जगह यंगस्टर से कल इस पे बात करेंगे, मजीद रिसर्च करके आऊंगा, क्योंकि ये लड़कों का फायदा है। कोई हमारा रिश्तेदार नहीं खेल रहा, लेकिन क्रिकेट अगर अच्छी होगी, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर को मौका मिलेगा तो बड़ी बात होगी। ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की गई, एंड दिस ट्रांसमिशन वाज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इंशाल्लाह जिंदगी ने अगर वफा की तो कल फिर फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।